का क्लास 6 है, तो सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर आपका 8 हो गया आज, तो उसको देखेंगे। मैंने 1 से लेके 7 चैप्टर तक करा दिया है क्लास 6 का, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 8 को। और इस चैप्टर में हम लोग जो देखने वाले हैं, इसमें बात किया जा रहा है गांव, शहर और व्यापार का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग जो भी पॉइंट है इसमें देखने का कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में नया क्या दिया हुआ। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या कि लोहार की दुकान पर प्रभाकर, ठीक है, यानी प्रभाकर नाम का एक बॉय है, वो कहाँ है, लोहार की दुकान पे है। लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पे कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर मट्ठी जल रही थी। ठीक है, औजार बनाने के 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे क्या कर रहे थे कि पीट रहे थे। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था, किसको, प्रभाकर नाम का जो बॉय था उसको अच्छा लग रहा था देखना। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये प्रभाकर है, देखिए ये आपका जो है वो लोहा के बने हुए औजार है। ठीक है, तो देख लेते हैं जो भी है इसके डिटेल में। चलिए लोहे और औजार की खेती के बारे में देखते हैं। ठीक है, लोहे की औजार और खेती के बारे में देखते हैं कि लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ। कब हुआ था लोहे का प्रयोग? तो 3000 साल पहले हुआ था। ये आपसे पूछा जा सकता है बीपीएससी या यूपीपीसीएस या यूपीएससी में कि जो लोहे का प्रयोग हुआ था तो लगभग कितने साल पहले हुआ था? तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। कब मिले? तो महापाषाण कब्र जो है उसमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में तुम अध्याय जो 4 में पढ़ चुके हैं, हम लोग चैप्टर 4 में देख चुके हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है। यानी हमको प्रमाण कब से मिलता है? तो 2500 साल पहले का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। देखिए, क्योंकि जंगल में होते हैं पेड़ जो होते हैं मोटे मोटे होते हैं, या कोई भी चीज़ अगर खुदाई भी करनी है तो आपको कोई धारदार चीज़ों की, नुकीली चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो कुल्हाड़ी और जुताई वाले हल की यूज़ किया जाता था। अध्याय 4 में हमने तुमने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल में कृषि उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, यानी हमने चैप्टर 5 में पढ़ लिया है। ठीक है, आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए आइए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अनेक कदम, सिंचाई की बात की जा रही है। ठीक है, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं या उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल है। अगर गांव ही समृद्ध नहीं रहेंगे तो राजा कैसा रहेगा और वहाँ का राज्यों किस तरह का बना रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई जो हम लोग चैप्टर 4-5 में पढ़ चुके हैं महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हमारा साँचा दिया हुआ है, तो देखिए ये हम लोग गाँव में हमेशा यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है औजार, बोल रहा है क्या कि औजारों की सूची में इन चित्रों को उनके नाम चुना। हंसिया कौन है, कुल्हाड़ी कौन है, सरसी कौन है? लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका उपयोग तुम रोज करते हैं। तो आप देख सकते हैं, और आप इसके बारे में जो ये आपका क्लास 5, हम क्योंकि क्लास 6 के बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर यूपीएससी और बीपीएससी और स्टेट पीएससी के कोई भी एग्ज़ाम में पढ़ेंगे तो खाली इसके मेन पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि हमारे जो मेन जो चैप्टर्स है उसके पॉइंट्स बन जाएंगे और हमको रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। ठीक है, यानी जो परिवर्तन आए हैं उनको देखते हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। ठीक है, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों की उत्पादकता बढ़ाना था और सिंचाई के लिए सिंचाई की योजना बनाई गई। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। ठीक है, यानी ये जो चारों पॉइंट है तो आपको इन चारों में भरना है। ठीक है, देखिए है ना कैसे कैसे क्या हुआ, तो आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, क्या बात किया जा रहा है।
गाँव में कौन रहते थे, ठीक है, बोला जा रहा है कि गाँव में कौन रहते थे। तो देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने? तो आपके जो महाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। किस तरह के? देखिए, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विल्लाल कहते हैं, साधारण हवलदारों को उनवार और भूमिहीन मजदूर को क्या कहते हैं? मजदूर, दास और कडेशियार और अधिमई कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि क्या बोल रहा है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या बोलते थे? विल्ल कहते थे, ठीक है। और साधारण हलवाहों को क्या कहते थे? उनवार। और भूमिहीन मजदूर जो होते थे दास और कडेसियार और अधिमई कहते थे, जो भूमिहीन मजदूर होते थे, ठीक है ना। ये हो गया। देखिए अगला क्या बोला है कि देश के उत्तरी भागों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, ठीक है, जो उत्तरी हिस्सा है देश का। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, ठीक है। यानी कि यह पद क्या हो गया था? ये ग्राम भोजक का जो पद था ये क्या था कि ये अनिवार्य था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, ठीक है, क्योंकि देखिए उसी के पास ज़्यादा भूमि है, तो भूमि का मालिक हो गया तो पावरफुल उसी को मान लिया जाता था, ठीक है। साधारणतः उनकी ज़मीन पर उनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त जो है वो प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम उन्हें क्या करते थे? सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, ठीक है। तो देखिए इतने सारे काम कर लेते थे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे, ठीक है। ग्राम भोजक तो थे ही, इनके अलावा क्या थे कि आपके ग्राम स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। कृषकों को क्या कहते थे? गृहपति कहते थे, ठीक है। कहते थे इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे, ठीक है। किस तरह के किसान? तो छोटे किसान। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, ठीक है। इनमें दास कर्मकार आते थे, ठीक है। दास कर्मकार के पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अधिकांश गाँवों में क्या था? लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राचीनतम बोला जा रहा है कि तमिल रचनाओं की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। तमिल की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते थे? संगम साहित्य कहते थे। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई, मतलब आपको जो पिक्चर 7 उसमें दिखिएगा पृष्ठ 89 के, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इन्हें संगम इसलिए कहते थे कि क्योंकि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। कवियों के सम्मेलन जो होते तो उसी में इसको संकलन किया जाता था। और गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख लीजिए, यहाँ पे सिक्के हैं इस तरह के, ठीक है, देख रहे हैं। देखिए आइए अगले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिक्कों की बात की जा रही है। देखिए पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले, ठीक है। इस चित्र नीचे दिया गया है, जो नीचे है, चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों के आहत कर बनाए जाने वाले इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था, ठीक है। आकृतियों को, विभिन्न आकृतियों को आहत करके जो बनाए जाते थे उनको आहत सिक्का कहा जाता था, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या पॉइंट है हमारा। देखिए यहाँ पे विनिमय के अन्य माध्यम में क्या था, तो देखते हैं कि संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूटे न जाए, ठीक है, छूट न जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शहरों से नमक के सौदागरों के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है, ठीक है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, ठीक है। समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता था। देखिए
अगला इसमें देखते हैं, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण होते थे। उदाहरण के लिए मथुरा की बात की जाती है, जो हम लोग पेज नंबर आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और एक रास्ता कहाँ जाता तो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, और दूसरा जो था उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक है, शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसानों का तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। ठीक है, मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। ठीक है, देखिए अगला क्या बोला कि लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। किसकी? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कब थी? तो 2000 साल पहले। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। ये स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। ठीक है, प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार जो थे वो क्या करते थे कि शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, आपको बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शिल्प तथा शिल्पकार की बात की रहा है। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा उपमहाद्वीपीय के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै जो था आपका क्या था, प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक है, तो अच्छी बात थी कि समानता था वहाँ पे। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगते थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। संघ बनाने वाले को क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। और शिल्पकारों की श्रेणियाँ का काम जो था प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। ठीक है, इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जो था वो जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ठीक है, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा मैं दूर कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिख पाए। ठीक है, चलिए सूत काटने और बुनने के नियम की बात की जा रही। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में आप बताया गया है कि अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों के सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल हो गया, कपास, मटुआ, सन और तैयार करने के काम में विधवाओं, असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां और आपका क्या है कि सेविकाएं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी लगाया जाता था। ठीक है, सूत काटने और बनाने के लिए के नियम के अनुसार। ठीक है, इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। ठीक है, जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। ठीक है, ये औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल की अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी।
ठीक है, जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत को की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बात किया जा रहा है कि अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, उसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। सोचिए कितना बड़ा बात था। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यहाँ जो पिक्चर बना हुआ है देख लीजिए, हम लोग अभी पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो भी दिया हुआ। सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेरू के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका बोल रहा है कि अरिका मेरू ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग आगे देख लेंगे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेरू एक पतन था। ठीक है, आपका कब था? तो 2200 साल से लेकर 1900 साल तक अरिका मेरू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से भरा एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। ये यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ के देख लेते हैं पिक्चर के बारे में जो दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए अभिलेखित बोल रहा है कि अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। ठीक है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे बात किया जा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक यूनानी नाविक द्वारा दिए गए विवरण बेरीगाजा जिसको बोल रहे हैं, भरूच का यूनानी नाम जो है वो भरूच का यूनानी नाम क्या है? बेरीगाजा है, की कहानी की बता रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चलाना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, राजा के द्वारा नियुक्त कुशल अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। ठीक है, बेरीगाजा में शराब, तांबा, तीर, शीशा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हिमालय की जड़ी बूटियाँ जो है हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम और यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। ठीक है, इनमें क्या होता था? चांदी के बर्तन थे, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी बोल रहा है तो आप इस पॉइंट को देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि व्यापार और व्यापारी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खासतौर से उनकी कटोरियाँ और थालियाँ इस महाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ठीक है, बनते कहीं और थे और बेचते कहीं और जाते थे। ठीक है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक
अनेक रोमन सिक्के सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता था। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ बात किया जा रहा है व्यापार से जुड़ी एक कविता बताया जा रहा है कि यहाँ देखिए व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। ठीक है, नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे। ठीक है, अगला देखिए गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न और म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ठीक है, ये सब हो गए संगत साहित्य से जो हमको मिले हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कविताओं से जो हमको मिले हैं। देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे तो कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे। ठीक है, अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे जो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि समुद्र तट से लगे राज्य की बात की जा रहा है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान है, इससे सबसे उपजाऊ है और मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। ठीक है, संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। यह तमिल शब्द है। मुवेनदार जो है तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया होता है। ठीक है, इसका तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये थे चोर, चेर और पांडे। ठीक है, अगला देखते हैं जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। क्या केंद्र थे? तो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। ठीक है, इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार था और या कावेरी पट्टनम जिसको बोलते, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ठीक है, चलिए ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय में उपहारों की मांग करते थे, यानी कर नहीं लेते थे, उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक के अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोना, घोड़े और हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, 200 वर्ष पहले। ठीक है, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। ठीक है, उसके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। माँ का क्या नाम था? गौतमी बलश्री। ठीक है, और बेटा का नाम क्या था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, उनका नाम श्री सातकर्णी था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए हमारा पीछे आगे कुछ छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं। ऐसे तो मैंने सारा कवर करने का कोशिश किया है, लेकिन अगर छूट गया हो तो उसको देख लेते हैं। नहीं, हम लोग सारा कुछ देख लिया हमने। ठीक है, चलिए
आप देख लेते हैं, हम लोग रेशम मार्ग की बात देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, रेशम मार्ग और कुषाण की बात की जा रही है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रही व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त टोटोरे के आक्रमण से सुरक्षा देते थे, ठीक है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? कुषाण थे। करीब 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे, ठीक है। कौन सा? तो पेशावर और मथुरा, ठीक है, याद रखिएगा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी, क्या होता है कि सिंधु नदी के मुहाने के तट पर मुहाने के पतनों तक आती है, ठीक है। ये लाइन फिर से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। रुकिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम जो है पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कुछ बचा हुआ है क्या, देख लेते। नहीं, कुछ बचा हुआ तो नहीं है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, क्या जो भी पॉइंट दिया हुआ तो देखते हैं, ठीक है। आइए इस पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथि के बारे में देख लेते हैं। तो आपका बोल रहा है कि लोहे का जो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरुआत हुआ था कब? करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी होती है, नगर होता। आहत सिक्के करीब कब बने? तो ये 2500 साल पहले बने, ठीक है। अगला देखिए, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब होती है? तो 2300 साल पहले होता है, ठीक है। अरिका मेरू का करीब समय क्या है? अरिका मेरू जो पतन है उसको क्या बोलते हैं कि करीब 2000 आपका 2200 से लेकर के 1900 साल पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, रेशम बनाने की कला की खोज लगभग कब होती है? तो 7000 साल पहले होती है, ठीक है। चोर चेल और पांडे कब हुए? तो लगभग 2300 साल वर्ष पूर्व हुए। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हुई थी? तो 2000 साल पहले लगभग होती है। और कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले हुए, ठीक है। उसके अलावा फाशियान का भारत आगमन कब होता? तो लगभग 16 साल पहले होता है, ठीक है। फाइयान जिसको बोलते हैं, तो फाशियान लिखा हुआ है, 1600 साल पहले होता। ह्वेनसांग की भारत यात्रा और ह्वेनसांग की भारत की यात्रा, ह्वेनसांग इसमें लिखा हुआ है, भारत यात्रा। अपार की शिव स्तुति की रचना 1400 साल पहले होता है, ठीक है। तो देखिए, आपका चैप्टर 8 जो है वो भी एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया है। तो मैं जल्दी इस चैप्टर को जो आज ख़त्म कर दी हूँ, और जो भी मेन पॉइंट थे इसको मैंने कवर किया है, ठीक है। इस तरह से आपका 1 से लेकर के 8 तक चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपका।